झारखंड एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर और बहुत अच्छे लोगों की क्षेत्र है और यहाँ काम करने में बहुत स्कोप भी है और यहाँ लोगों का कोऑपरेशन भी है और यहाँ का जो इवन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी जो है जी कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमारे अरगोड़ा चौक से लेकर जो कटल मोड़ तक 4 लेन का रोड बनने वाली है। हमारे तो पृष्ठभूमि तो हमारा भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो हम लोग जो देखते हैं वो है ज़मीन से जुड़े हुए विवाद और मामले। ये एक बर्निंग इशू है यहाँ की रांची ज़िले की। विधि अवस्था में सोशल मीडिया का जो भूमिका जो है बहुत अहम है। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, इन दोनों का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री। श्री भजंत्री जब से रांची आए हैं तब से हमने कई बदलाव देखे हैं। उन्होंने कई ऐसी चीज़ की शुरुआत की है जो रांची को निश्चित ही विकास की ओर ले जा रही है और रांची एक नई ऊंचाई छूने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक जीवन में उनके चुनौतियों के विषय में, उनके योजनाएं जो रांची को लेकर हैं और उनके अनुभवों के बारे में। जोहार सर, नमस्कार। जोहार श्वेतांग जी, नमस्कार। हम सर आपसे बातें शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक जो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है ना कि राज्य की राजधानी रांची का डीसी होना कितना डिफ़िकल्ट है, कितने चैलेंजिंग है। क्या चैलेंजेस आपने कुछ फेस किया पिछले कुछ दिनों में? निश्चित रूप से रांची के जिला दंडाधिकारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें शहरी इलाके भी पड़ती है और ग्रामीण इलाके भी पड़ती है और उसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी है और राज्य सरकार के द्वारा जो दिए गए जिम्मेदारी को एक अच्छे तरीके से निभाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और अभी भी जब से ज्वाइन किए अभी लगभग 3 महीने हो गए, हम लोग कुछ जो चुनौतियां यहाँ जो देखते हैं, विशेषकर शहरी इलाके में यहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो हम लोग जो देखते हैं वो है ज़मीन से जुड़े हुए विवाद और मामले। ये एक बर्निंग इशू है यहाँ की रांची ज़िले की, जिसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और चल भी रही है। आपने बताया ज़मीन को विवाद को आप देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हमने देखा भी था, आपने कैंप लगाया म्यूटेशन के लिए, छोटे ज़मीनों के म्यूटेशन के लिए। आपने गांव में भी काफ़ी काम किया ज़मीनों के लिए। सर, गांव की तो बात ठीक है, शहर में आपको क्या लगता है और क्या बदलाव लाया जा सकता है, खासकर यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम, उसके स्टेटस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शहर में स्टेक होल्डर्स बहुत है कि जिला प्रशासन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि रूल ऑफ लॉ और एक लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेनेंस। और इसमें स्टेक होल्डर्स में हमारे नगर निगम भी आती है और अन्य जो अलग अलग एजेंसियां जैसे जुड़को हो गया। तो हम लोग यहाँ जो हेल्थ के बारे में जो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी पेशेंट्स पूरा राज्य भर से रेफ़र होकर रिम्स में आते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद कभी कभी अन्य राज्यों से भी आते हैं और ऑलरेडी रिम्स इमरजेंसी जो है वो ओवरलोडेड है जी। जितना कैपेसिटी है उससे लगभग 3 गुना जो है पेशेंट्स पहुंच जाते हैं। तो वो उसकी वजह से भी बहुत सारे कभी कभी विधि व्यवस्था का भी समस्या आ जाती है। लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं कि जो उपलब्ध वहाँ जो संसाधन है रिम्स में, कि वहाँ जिला प्रशासन और रिम्स के प्रबंधन दोनों मिलकर कि इमरजेंसी में प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हो, साफ़ सफाई हो, मेडिसिन्स उपलब्धता हो और जो पेशेंट्स जो आते हैं उनके अटेंडेंस को प्रॉपर जानकारी मिले, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अन्य जो हॉस्पिटल्स जो है रांची में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और उनके साथ भी एक तालमेल के साथ वहाँ से जो रेफ़र आते हैं, तो वो पहले रेफ़र करने से पहले ही वो लोग देख ले
कि रिम्स में इमरजेंसी में बेड है कि नहीं है, कि ऐसे ही नहीं भेजे, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कुछ इस राज्य से बाहर से भी जो है एक रूटीन वे में रेफ़र होकर आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये करें। और सदर हॉस्पिटल जो है आज के समय में रांची में एक बहुत अच्छी तरीके से उभर आई है कि वहाँ की जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद साफ़ सफाई हो गया, और सर्विस जो है वहाँ की एक बेहतर अपना एक प्रेजेंस और नाम पूरा राज्य में और रांची में बना है। और कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे चलती है उसकी उसी तरह जो है उस तरह आप साफ़ सफाई हो गया, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन हो गया, और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो आपको देखने को मिलता है। और ग्रामीण इलाके में डॉक्टर्स हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ अभी भी जो है रात के समय में वहाँ नहीं रहते, इस तरह की शिकायतें आते हैं, तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स जो आते हैं उनको सही जानकारी नहीं दिया जाता, या तो उनको सही समय नहीं दिया जाता, तो उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। और संस्थागत प्रसव जो है उसका सबसे बड़ा हम लोगों का फोकस है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जितने भी हमारे माताएं जो गर्भवती माताएं वो हॉस्पिटल में उनका जो बच्चे का जन्म जो हॉस्पिटल में हो, उसका हम लोग संपूर्ण प्रयास रहता है और कारगर भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद उनके ANC चेकअप्स हो गया, वो भी चल रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमारे रांची जिला क्योंकि राजधानी है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी पार्टिसिपेशन है, तो वहाँ तो ऑलरेडी टीचर्स का जो क्वालिटी सामान्यतः माना जाता है कि अच्छा है, लेकिन हमारे सरकारी टीचर्स भी अच्छे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी ने उन्होंने एक जो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो शुरू किए, जिसमें जो CBSE पैटर्न पे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम के, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आने वाले समय में जो है वहाँ से भी अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और हम लोग जितने हमारे गवर्नमेंट टीचर्स जो है उनमें भी एक काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे मोटिवेशन करें। तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा भी जो कदम उठाया जा रहा है कि हर टीचर लगभग 50 दिन जो है एक ट्रेनिंग होना चाहिए साल में, ताकि वो लोग अपना रिफ्रेशमेंट होते रहे। और विशेषकर स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं हो, बच्चों को ड्रॉप आउट्स नहीं हो स्कूल में, और टीचर्स को उपस्थिति रहे। और हम लोग भी प्रयास रहते हैं टीचर्स को जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएं, ताकि वो जो है कि एक टीचिंग का आउटकम पर वो लोग ध्यान दें, शिक्षण पे ज़्यादा ध्यान। तो इसीलिए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक मिलकर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। और कुछ हम लोग टीचर्स का भी मूल्यांकन करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ने पर जो टीचर्स जानबूझकर बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं और वहाँ बच्चों में जो लर्निंग आउटकम्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में कार्य करेंगे। लेकिन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारी जिला प्रशासन कर रही है। निश्चित ही आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ होना समाज का और शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। एक और जो लोगों की अक्सर शिकायत रहती है वो है विधि व्यवस्था को लेकर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठा रहे ताकि शांति हमारे शहर में कायम हो जाए? देखिए, हमें जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ पीस, और ये कोई भी एक समाज की एक ऑक्सीजन है, उसी के बाद ही विकास का शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग जितने भी हमारे जो एक स्टील फ्रेम जो कहा जाता है, हमारे सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण लोग प्लस हमारे जो सभी जो पुलिस का ढांचा जो है वो एक समन्वय बनाते हुए आम जनता से मिलकर कैसे हम लोग इसको किसी तरह का कोई सामुदायिक समस्या नहीं हो, कहीं पे भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, और कोई विशेष समुदाय के साथ किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। और हर
त्योहार में और समय समय पर हम लोग जो है थाना लेवल पे और जिला स्तर पे लेवल से जो शांति समिति का जी जो बैठक करते हैं, जिसके माध्यम से कि समाज में किसी तरह का कोई अगर चिंताएं हैं, कोई समस्याएं हैं, तो वो हम लोगों को पता चलती है, ताकि हम लोग ये करेक्टिव एक्शन स्टेप्स पहले से ही ले पाएँ। और साथ में अभी हम लोग एक शांति समिति का भी पुनर्गठन का प्रक्रिया शुरू किए हैं कि हम लोग चाहते हैं और समाज भी चाहती है कि शांति समिति में एक नया चेहरे भी आए और युवा लोग आए जिनका समाज में पकड़ है, और साथ में एक महिला का भी भागीदारी हम लोग इंश्योर करें, और समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व नहीं रहता, तो उनको भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में आज के समय में विधि अवस्था में सोशल मीडिया का जो भूमिका जो है बहुत अहम है। सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्सएप और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में के माध्यम से जो है किसी तरह का कोई मैसेज आपत्तिजनक या कोई जो सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने वाली कोई फेक न्यूज़ भी जो है फैलाया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोगों को विशेष नज़र रहती है। और उसके माध्यम से जो है उस मॉनिटरिंग के माध्यम से हम लोग पहले ही जो है निरोधात्मक कार्रवाई करके ऐसे चीज़ों को, किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था की समस्या को होने से हम लोग रोक लेते हैं। और हम लोग एक पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखने की संपूर्ण प्रयास रहती है, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी जो ऑफिस में पब्लिक अपने समस्याएं लेके आती है उनको प्रयास करती है कि उनका जो त्वरित निदान वही हो और उनको सही चीज़ों को बताए। यह नहीं कि कार्यालय का चक्कर बार बार काटना पड़े, ताकि समाज में कोई भी दिक्कतें हैं तो पहले ही आइडेंटिफाई हो के एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इंटरवेंशन करके सॉल्व करे। यह नहीं है कि बहुत बड़ा समस्या होने के बाद हम लोग उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। आपने बताया कि आप ऐसी कमेटी बना रहे हैं जिसमें युवाओं को भी ला रहे हैं, महिलाओं को भी ला रहे हैं। हमने लगातार देखा है कि आप जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपने जब आप आए उसके बाद आपने अबुआ साथी लाया, जिस पे जनता सीधे आपसे शिकायत कर सकती है। आप कुछ बताएंगे, ये अबुआ साथी पे जब शिकायत होता है उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, कैसे वो उसका कार्यान्वयन क्या है, किस तरह से क्रियान्वित किया जाता है उसको? जब से हमने कार्यभार संभाले और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का जो सोच है कि आम जन का समस्या जो है हम लोग प्रशासन सुने और उसको इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्ड करके सॉल्व करें, तो उसी विजन के हिसाब से हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिए, वो है अबुआ साथी, एक व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर जी, जो 24/7 राउंड द क्लॉक फंक्शनल रहती है, और वो डायरेक्टली मेरे अंडर ही फंक्शन करती है हमारे आवासीय कार्यालय में जी। और वहाँ स्टाफ डेप्यूटेड रहती है, उसके नोडल ऑफिसर भी रहते हैं, और कोई भी व्यक्ति कोई समस्या उसमें व्हाट्सएप जब करते हैं तो उनको व्हाट्सएप उनके कंप्लेंट नंबर भी मिल जाती है जी। फिर उसके बाद यहाँ जो उपस्थित जो हमारे डेप्यूटेड ऑफिसर्स जो है उसको उसी समय जो है संबंधित पदाधिकारी को भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं, और उसका मॉनिटरिंग भी होता है। और इसके माध्यम से जो है मैक्सिमम जो ऐसी समस्याएं जो है इमीडिएट रिस्पांस चाहिए जो सॉल्व कर सकते हैं वो हो जा रही है। और उसके माध्यम से भी जो है हम लोगों को सूचनाएं भी मिलती हैं, ऐसी सूचनाएं कहीं कोई कहीं जुआ खेल रहे हैं, कोई अड्डाबाजी हो रही, कहीं जो बच्चे लोग जो कोई ड्रग्स कंजम्पशन हो रहा है, इस तरह की भी सूचनाएं आते हैं। इसके माध्यम से जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये एक बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और इसका हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल डैशबोर्ड भी है जिसके माध्यम से जिनको भी हम लोग देते हैं वो टास्क, जिस विभाग का वो कंप्लेंट रहती है तो वो अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उसमें देते हैं, और हम लोग साप्ताहिक समीक्षा भी करते हैं जी। और ये एक बहुत बड़ा एक टूल है जिसके माध्यम से जो है आम जनता जो है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर के साथ एक वाद संवाद के साथ रह सकते हैं। एक और आपने योजना लाया था टॉक टू डीसी, उसके विषय में बताएंगे किस तरह से उस पर आप काम करें, क्योंकि आपके बिजी शेड्यूल में ये समय निकालना सच में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम लोगों ने एक इस अबुआ साथी इनिशिएटिव के अंतर्गत जी एक टॉक टू डीसी कार्यक्रम शुरू किए हैं,
जो हमारे जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 305 ऐसे पंचायत हैं, और वो सभी पंचायत जो है हो सकता है वहाँ के ग्रामीण डीसी ऑफिस में नहीं आ पाए, और या अबुआ साथी कंप्लेन में देने के बाद भी किसी कारणवश उसका समाधान नहीं हो रहा। तो हम लोग जो है ये जो टॉक टू डीसी के माध्यम से वो पंचायत भवन में जहाँ प्रज्ञा केंद्र है वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायरेक्टली हम 2 सप्ताह में एक बार मैं जुड़ता हूँ, जिसमें सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जुड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद जिला में जो है हर विभाग के एक नोडल ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो वहीं त्वरित हम लोगों को उनसे ग्रामीण लोगों से हम लोग बात करते हैं और वहीं उस संबंधित पदाधिकारी से पूछते हैं कि क्यों वो समस्या आई है और क्या कारण है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसी समय उस समस्या को बताएं। विशेषकर जैसे सामाजिक सुरक्षा के मामले आए जी, कोई ऐसे 65 साल की महिला आई थी और वो बता रहे थे कि 3-4 महीने से उसको पेंशन नहीं मिला, तो हम लोगों ने उसका आधार और पासबुक का खाता देख के यहीं से चेक करके देखे पता चला कि वो कुछ दिन पहले उन्होंने दूसरा बैंक खाता जो खोले हैं वो लिंक हो चुका है आधार के साथ, तो वहाँ जा रही, तो उसको जानकारी नहीं था, तो हमने बताने के बाद उनको वहाँ जाने पर वो मिल रहा। और इसी तरह कोई एक व्यक्ति आए जो उनका आधार जो है, अंगूठा जो है लेने में दिक्कत हो रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, तो इस तरह के मामले जो है फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट नोडल जो आधार के रहते हैं तो उनको हम लोगों ने बताया। और जल जीवन मिशन में कुछ शिकायतें, तो अलग अलग तरीके की शिकायतें आती हैं। इसके माध्यम से टॉक टू डीसी के माध्यम से सिटीजन का पार्टिसिपेशन और सिटीजन को एक फोरम मिल जाता है कि जिला प्रशासन डीसी के सामने अपने समस्या को रखने का। बिल्कुल। और ग्रामीण इलाके के लिए अभी हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि पहले तो ना कैसे डीसी तक पहुंचे यही नहीं समझ आता था लोगों को, लेकिन आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। लोग सीधे आपसे संवाद कर रहे हैं और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी छोटी समस्याओं को भी लेकर आपके पास आ रहे हैं और आप उन्हें तुरंत उसका सल्यूशन भी दे रहे हैं। एक और समस्या जो रहती थी जिस पे हमने देखा आपने काम भी किया है, लोगों की शिकायत रहती थी कि सरकारी अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते, तो इसके विषय में आपने शुरू में काम किया है और इसे आगे मुझे लगता है आप और बेहतर करना चाह रहे हैं। कि जब से हमने ज्वाइन किया तो हमारा प्रयास था कि हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में जो है जी, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है कि सभी पदाधिकारी समय पर आए, फिर उसके बाद ऑफिस में जो भी आम जनता आती है उनकी समस्याओं को सुने और उनको सही जानकारी दे और उनके साथ बिहेवियर भी सही बिहेवियर रहे। ये नहीं है कि उनके साथ एक मिसबिहेवियर और ख़राब बिहेवियर करे। उसके बाद हम लोग सभी जो हमारे समाहरणालय में जो पदाधिकारी और कर्मी जो काम करते हैं जी, उनको एक आईडी कार्ड भी दिया ताकि आम जनता को पता चले कि किससे वो बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिचौलिया वहाँ घूम रहा है या कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं है अनऑथोराइज्ड आदमी। और सभी कार्यालय में जो टेबल्स जो है, जो कर्मी या ऑफिसर जो बैठे हैं उनके नाम और पदनाम भी उसमें रखे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी हमारे अंचल, प्रखंड और यहाँ समाहरणालय में सभी लोग समय पे कार्यालय आए, फिर उसके बाद वहाँ सभी साफ सफाई भी रखे कि अपना सुसज्जित रखे। ये नहीं है कि पूरा कैंपस में साफ सफाई नहीं है, तो उससे एक अलग एक वातावरण बन जाता है कि तो उसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो पब्लिक आती है तो वो एक देखने से एक अच्छा महसूस होना चाहिए कि प्रशासन और अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय एक पूरा तत्परता के साथ और स्वच्छता के साथ काम कर रहे हैं। आपने बात की बिचौलिए की, तो सरकारी कार्यालयों में अक्सर ही रहते थे और झारखंड में ज़मीन की हम लोगों ने बात की थी, ज़मीन को लेके तो बहुत बिचौलिए घूमते रहते हैं। क्या इस पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि बिचौलियों को कैसे दूर किया जाए, खासकर दाखिल खारिज के समय या खरीद बिक्री में जो काम हो रहे हैं गलत, उसको लेकर? तो इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत से हम सभी पदाधिकारियों को बताया कि किसी भी हालत में कोई भी बिचौलिया, दलाल
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पे भी शामिल नहीं होना है। और कहीं पे भी कैंपस में दिखते हैं, ऑफिस में दिखते हैं, तो इधर पदाधिकारी उसको हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत कोषांग जो है वहाँ भेज सकते हैं जी, या आम जनता भेज सकते हैं, तो उसको इमीडिएटली हम लोग पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने जो शुरू किए, उसके बाद अभी इस तरह की शिकायतें नहीं है, लेकिन अभी भी जो है आम जनता से मेरा अनुरोध है, आप जब भी इस तरह के कोई भी व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति अंचल कार्यालय या कहीं पे भी प्रखंड कार्यालय या समाहरणालय कहीं दिखते संदिग्ध, उसका निश्चित रूप से फ़ोटो और जियो लोकेशन दे के हमको भेजिए। आपका नाम हम लोग गुप्त रखेंगे और इस व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से पुलिसी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और दाखिल खारिज में पहले बहुत सारे शिकायतें रहती थी, बहुत सारे वाद लंबित रहते थे, तो उनको भी हम लोग कैंप मोड में उनको निष्पादन करवा रहे हैं। और निष्पादन में ये भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा म्यूटेशन को रिजेक्ट तो नहीं कर रहा कि जिसमें कारण सही नहीं है। पहले ऐसे भी दाखिल खारिज जो वाद आते थे उनको रिजेक्ट कर देते थे, ये कहते हुए कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा, डॉक्यूमेंट सही अपलोडेड नहीं है। तो वो हमने प्रथा बंद करवाए। हमने बताया कि अगर किसी तरह का इस तरह का इशू है तो आप नोटिस दीजिए उनको, ताकि वो डॉक्यूमेंट अपना समर्पित करें जी। और टेक्निकल इशू है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना, तो टेक्निकल इशू को सॉल्व करना, नहीं अन्यथा जो है हम लोग विभागीय कार्रवाई या उससे भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इससे अभी दाखिल खारिज वाद जो है ये जो अभी निष्पादन तेज गति से हो रहे हैं। आपने दाखिल खारिज की बात की, हमने देखा था कि आपने कैंप लगा के 10 डेसिमल से कम के ज़मीन का म्यूटेशन किया और काफ़ी भीड़ भी लगी थी उन कैंप्स में। आपने 10 डेसिमल ही क्यों चुना और जनता का रिस्पांस कैसा मिला आपको? जब हमने ज्वाइन किए तो शुरुआत के जब हम लोग वीकली जो जनता दरबार जो करते सोमवार के दिन विशेषकर, तो लोग आते थे बहुत कम, किसी का 3 डेसिमल, 5 डेसिमल, 10 डेसिमल, और वो सामान्य वर्ग के मतलब, और वो कोई मिडिल क्लास है, कोई सैलरीड है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है या कोई सही में कमज़ोर वर्ग का है, और वो खरीदा है मात्र अपने घर बनाने के लिए या कोई चीज़ के लिए, और उसको जानबूझकर कार्यालय का बार चक्कर काट रहे हैं। और देखे कि इस तरह के लगभग 6000 मामले लंबित थे। तो हमने एक निर्णय लिया कि सबसे पहले इस मैक्सिमम नीडी है और इनका प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो उसी को हम लोगों ने क्या कि एक समयबद्ध तरीके से उनको लिस्टिंग करके हम लोग ये कैंप लगाए संडे के दिन इसलिए लगाए ताकि सामान्य दिन का जो कार्यालय में का जो रहता है वो डिस्टर्बेंस कोई रहेगा नहीं। और इसका बहुत ही भरपूर रिजल्ट मिला और पब्लिक जो जिनकी लंबित थे वो सारे आके उनको शुद्धि प्रमाण पत्र मिला, करेक्शन स्लिप, और वो बहुत खुश थे। और ये जो इनिशिएटिव जो है ये संपूर्ण राज्य भर में भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो आगे भी ऐसा कोई कैंप लगेगा? अभी ये लगातार ये चलते रहेगा। अभी भी हमारे ज़िले में लगभग 19,000 वाद लंबित है टोटल, मतलब इवन 10 डेसिमल से ऊपर वाले को भी अगर जोड़ देंगे जी तो ये लगातार चलते रहेगी। और रांची में जमीन विवाद ही एक सबसे बड़ा जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है और उसको हम लोग मिल के सॉल्व करने पे लगे हुए हैं। सर, एक जो रांची में लोग कह रहे हैं और हमने भी देखा है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ सुना है हमने, कि आप आम जनता के डीसी हो गए। आम जनता बेझिझक आप तक पहुंच रही है। जिस आम जनता को अपने गांव में बीडीओ के पास जाने में भी डर लगता था, अब वो भी सीधे डीसी रांची के पास आ जा रही है। और सबसे अच्छी बात, आप उनको बैठकर सुन रहे हैं, उनके समस्या का निदान कर रहे हैं। हम मीडिया फील्ड से हैं, हमें पता है कि आपने हमारे ही भी एक फील्ड के साथी को मदद किया था मेडिकल इमरजेंसी केस में। तो इन समस्याओं के लिए जनता आपसे कब मिल सकती है आप? और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे याद है, सर ने एक बच्ची को मदद किया था, आयुष्मान कार्ड का कोई प्रॉब्लम आया था, तो वो जब खबर इन तक पहुंची 5 साल की बच्ची, तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई किया और बताया कि उनकी माँ के आयुष्मान कार्ड से ही उनका इलाज हो सकता है।
तो सर इन समस्याओं से आप कैसे डील कर रहे हैं? किस दिन जनता आपसे आके मिल सकती है और आमतौर पे इनका निदान कितने देर में या कितने दिन में हो जाता है समस्याओं का? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं कि आम जनता को सूचना या उसके बारे में सही जानकारी नहीं रहती है, और बहुत सारे कार्यालय वो लोग घूमते रहते हैं और हमारे पदाधिकारी उनको सही जानकारी नहीं दे पाते। तो हम सोमवार के दिन जो है लगभग जनता से समस्या को सुनने के लिए हमने पूरा एक निर्धारित किए हैं जी। और अन्य दिन में भी हम लोग एक जन शिकायत पदाधिकारी जो है वो रहेंगे, वो सुनेंगे। लेकिन अगर उस दिन हमारे कोई मीटिंग्स नहीं है, कुछ नहीं, तो उस दिन भी हम सुनते हैं। और क्योंकि हम ये सारे समस्या जो जानकारी के अभाव से लोग जो है महीनों से कभी कभी घूमते रहते हैं, तो वो वहाँ जो है लगभग 10 मिनट में, 5 मिनट में ये समस्याएं सॉल्व हो जाते हैं कि क्योंकि वहाँ जानकारी जो है सभी जगह से हम लोग लेके उनको सही सही बता देते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर आपने बताया कि आपने दोनों को ही इलाज मुहैया कराई, तो ऐसा कोई मेडिकल एमरजेंसी में भी कुछ है क्या? आपका कोई ग्रुप है या कोई कांटेक्ट नंबर जिसमें जो गरीब तबका जिसे चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती वो आपसे सीधा संपर्क कर सकती है? जैसे हम लोगों ने जितने भी यहाँ मेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जी, और हमारे सदर हॉस्पिटल और रिम्स का एक व्हाट्सएप नोडल ऑफिसर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जी। और हमने एक जिला स्तरीय एक नोडल ऑफिसर को भी बनाया, जो किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी और वो अटेंड नहीं हो पा रहा तो वो उनसे जब संपर्क करते हैं, या हमारे जो डीसी रांची जो ट्विटर हैंडल वहाँ अगर टैग हो जाता है तो उसको इमीडिएटली हमारे जो सोशल मीडिया टीम और हमारे जो नोडल ऑफिसर उसको कॉग्निजेंस में लेते हैं, और वो उस संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल हो या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो उनसे बात करके और उस व्यक्ति के जो पेशेंट के अटेंडेंट से भी बात करके उनको समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो सर ये तो हो गए आपके प्रोफेशनल लाइफ का उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। कुछ पर्सनल चीज़ें जानना चाहेंगे अगर आपका परमिशन हो तो। जैसे आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? आप देखिए, हम तो हमारे तो पृष्ठभूमि तो हमारा भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, और उस समय हमारे कन्नड़ा मीडियम बेलगांव में स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय एक टीचर नया आए तो उन्होंने बताया कि नवोदय स्कूल एंट्रेंस लिखना है, तो हमारे फॉर्म भरवा लिए जी। तो जो भी उस समय डेस्टिनी था तो लिखे, सिलेक्शन हुआ। तो हमने उस समय सीबीएसई नवोदय में पढ़ने के बाद जो है तो 11th में हमको लगा कि हम मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छे माने जाते थे, अच्छे स्कूल में हम टॉपर रहते थे। तो उन्होंने बताया कि आप IIT JEE लिख लीजिए। तो फिर हमने सेल्फ स्टडी करके IIT JEE लिखे। तो फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट चॉइस IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस था, तो वो हम पढ़े वहाँ। तो पढ़ने के बाद जो है हम कभी सोचे नहीं थे कि पब्लिक सर्विस में आएंगे। उधर हमारे IIT बॉम्बे में सभी लोग उस समय जो है जी कि या तो हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे या तो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। और क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम आते थे अब तुरंत हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा सकते थे, तो हमने एक स्टार्टअप शुरू किए, फिर उसके बाद IT सेक्टर में काम किए। तो कुछ सालों के बाद लगा कि ये थोड़ा सा रूटीन मोनोटोनस लग रही है, और विशेषकर ऐसा लगता नहीं है कि जब जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं तो वहाँ पे कुछ हम लोग काम कर सकते, ग्रामीण इलाके के लिए, नीडी पीपल के लिए, समाज के लिए। तो उस समय हम लोगों ने सोचे कि हम लोग सिविल सर्विस लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहली बार हम इसमें IPS में थे, हमारे कर्नाटक कैडर, तो फिर से लेके तो उसके बाद IAS झारखंड मिला हम लोग। अब यहाँ हम लोग 2012 से आप जी 2011 बैच के हैं, 2012 में हमने ज्वाइन किया। कैसा लगा आपको झारखंड आने के बाद? झारखंड एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर और बहुत अच्छे लोगों की क्षेत्र है, और यहाँ काम करने में बहुत स्कोप भी है, और यहाँ लोगों का कोऑपरेशन भी है।
और यहाँ का जो इवन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी जो है जी कि बहुत अच्छा है। सभी जो सकारात्मक और रचनात्मक काम जो करते हैं उनको काफ़ी वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए यहाँ झारखंड कैडर जो है फॉर IAS ऑफिसर हमको जो बहुत ही बेस्ट हम सोचते हैं। सर, आपने IIT भी किया है और आपने UPSC भी क्वालिफाई किया। क्या आप इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू कोई संदेश देना चाहेंगे क्या उन्हें? देखिए, जो भी मतलब IIT हो या IAS हो, उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें देखिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, इन दोनों का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। और छोटे छोटे फेल्यूर्स आते हैं, लेकिन उस फेल्यूर्स को एक्सेप्ट नहीं करना, उसमें लर्निंग्स लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि ये पूरा लाइफ में ऐसे है कि जैसे जैसे कोई भी फेल्यूर्स आते हैं, आप उससे लर्न करके आगे बढ़ेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन हो या कोई भी लाइफ में चुनौती हो, उसको आप पार कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस आज के समय में बहुत है, विशेषकर जब से इंटरनेट वर्ल्ड आया है। इसके मैक्सिमम तो पॉजिटिव पहलू भी हैं और कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। तो अगर आपको कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करना है तो डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर हटना पड़ेगा। और जो पैशन जो है, पैशन रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, ये नहीं है कि कोई आपके परिवार वाले या कोई दोस्त आपको बता रहे हैं कि IIT लिखो या IAS लिखो तो आप लिख रहे नहीं। आप खुद सेल्फ ड्रिवन और पैशनेट रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली जो है आपको एक रास्ता दिखेगा और आप तैयारी कर पाएंगे, और बिना डिस्ट्रैक्शन का डिसिप्लिन के साथ आप कर सकते हैं। और हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए वही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे वो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकते हैं। सर, क्योंकि आप रांची DC हैं, एक आखिरी सवाल, आपका बहुत समय लिया हमने, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि रांची को लेकर आपका विजन क्या है? कि रांची में बहुत सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी ने शुरुआत किए हैं, और कुछ जैसे काटाटोली फ्लाईओवर बन के तैयार है, और साथ में और भी कुछ फ्लाईओवर्स जैसे रातू से लेकर पिस्का मोड़ वाला वो भी लगभग तैयारी हो रही है, और कुछ नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे अरगोड़ा चौक से लेकर जो कटहल मोड़ तक 4 लेन का रोड बनने वाली है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले दिन में एक जन सहयोग से, बिना डिस्टर्बेंस से कम डिस्टर्बेंस डिस्प्लेसमेंट से हम करें। और साथ में जो है हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो और सदृढ़ होके काम करे, और हमारी रांची शहर भी जो है एक स्वच्छ रहे, और यहाँ के आम जनता भी जो है स्वच्छता के प्रति खुद एक सेंसिटिव रहे, लिटरिंग नहीं करे। वो हम लोगों की और मेरी व्यक्तिगत सोच है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, आपने इतना समय दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने इतने विस्तार से हमें सब कुछ बताया, और निश्चित ही इसके लिए तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जिस तरह से आप जन समस्याओं का निदान कर रहे हैं, जनता से जुड़ने का लगातार आपकी ओर से प्रयास दिख रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतांग सर। ओके, थैंक यू सर।